अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। नदीम की सुहाग रात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन ये कैसी अजीब बात थी कि आज ही उसे रात से पहले पहले ये घर खाली करना था जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। ये रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करने की थी। वह रही किस्मत, ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। नदीम के वालिदैन जिंदा होते तो उसे ये दिन देखना न पड़ता। खाला ने उसकी परवरिश की थी। परवरिश का एहसान जताना तो बेसूद था, क्योंकि खाला ने नदीम से एक एक पाए का हिसाब रखवा लिया था। यही वजह थी कि वो शादी पर होने वाले अखराजात का हिसाब भी चुकता करने के बाद मजीद दौलत हथियाने की फिक्र में थी। नदीम ने लाख समझाया और बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर खाला की हठधर्मी कायम रही। आज तो उसने नई नवेली दुल्हन का जहेज जब्त करके ऐलान जंग कर दिया था और साथ ही रात से पहले पहले मकान खाली करने का हुक्म भी दे दिया था। रिश्तेदारों ने भी लाख समझाया, मगर खाला के जहन में जेवरात और जहेज के सामान पर कब्जा करने का भूत सवार था। मरता क्या न करता। बिलाखिर वो खाला की लड़ाई से तंग आकर किराए के मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई गलियों और मोहल्लों में मालूमात की, मगर कोई मकान खाली न मिल सका। आखिरकार पीपल वाले मकान की निशानदही की गई, जो अरसा दराज से खाली था। पीपल एक दरख्त का नाम है और उस मकान में पीपल का एक तनावर दरख्त था, जिसकी निस्बत से लोग उसे पीपल वाला मकान कहते थे। एक औरत ने यह भी बताया था कि उस मकान में किसी जिन का असर है। नदीम इन बातों को मानता तो था, मगर उसे इस किस्म की मखलूक से कोई खौफ न आता था। शायद इसकी वजह यह हो सकती थी कि उसका वास्ता आज तक इस किस्म की मखलूक से न पड़ा था। बहरहाल वो तलाश करता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा। दरवाज़ा बाहर से मुकफ्फल ना था, शायद अंदर से कुंडी लगी हुई थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहले ही दस्तक में दरवाज़ा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाज़ा खोलने वाला एक उम्र रसीदा शख्स था, जिसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसकी भवों के बालों ने उसकी आधी आंखें ढांप रखी थी। झुर्रियों से उसका चेहरा उसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की इबारत से पता चलता था कि यह बूढ़ा ज़माना शनास शख्स है। जी, मेरा नाम नदीम है, मुझे मकान किराए पर चाहिए। नदीम ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बात शुरू करते हुए बताया। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? बूढ़े ने ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रिहाइश इख्तियार करना चाहता हूँ, नदीम ने वजाहत की। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो, बूढ़े ने उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा। शुक्रिया, नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसके सामने किचन, बाथरूम और वॉशरूम अलहदा-अलहदा बनाए गए थे। सहन के वस्त में आधी तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके अतराफ वो पीपल का दरख्त था, जिसकी वजह से उसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया था। दरख्त वाकई तनावर और इस कदर फैला हुआ था कि पूरे मकान को अपनी लपेट में लिए हुए था, हत्ता कि उसकी शाखें मकान से बाहर दीवारों पर झूम रही थी। इस मकान का किराया कितना होगा? नदीम ने पीपल के दरख्त की ऊंचाई पर नजर करते हुए पूछा। कोई जवाब न पाया तो उसने पलट कर देखा। वो मकान में तन्हा खड़ा था। बूढ़ा गायब हो चुका था। नदीम घबराकर तेज कदमों से दरवाजे तक आया था। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? बूढ़े ने बैरूनी दरवाजे में दाखिल होते हुए पूछा। आप कहाँ गायब हो गए थे? मेरा मतलब है, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? नदीम ने हैरत ज़दा लहजे में सवाल किया था। तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप फर्श पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा दबे पांव कब और कैसे गया था। उसे कुछ खबर न हुई और फिर पलक झपकते में चाय कहाँ से ले आया। हालांकि जब वो मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया था, क्योंकि ये इलाका गुंजानाबाद नहीं था। क्या सोच रहे हो? बूढ़े ने उसकी तरफ चाय से भरा कप बढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया बता दें। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा। 1000 रुपये महाना। उस वक्त के हिसाब से 1000 रुपये माकूल किराया था। उसने नदीम के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जैसे वो उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाना चाह रहा हो। मुझे मंजूर है, आप चाबी दे दें। मैं 1 घंटे बाद ही इस मकान में अपनी बीवी को लेकर आऊँगा, उसने उठते हुए कहा। ये लो चाबी और एडवांस की रकम।
ندیم نے دائیں ہاتھ سے چابی لیتے اور بائیں ہاتھ سے رقم دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، تم سامان لے آؤ، میں چلا جاتا ہوں، بوڑھے نے تالا اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی سامان تو کچھ نہیں ہے، بس ہم دونوں میاں بیوی ہی چلے آئیں گے، ندیم نے شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا جہیز کا سامان نہیں ملا؟ بوڑھے کے لہجے میں طنز تھا۔ جی ملا تو تھا، مگر خالہ اماں نے اپنی محنت اور محبت کے صلے میں ضبط کر لیا، اس نے بوڑھے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تمہیں جلد آنا بھی ہے۔ بوڑھے نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ مانے تو، ندیم نے ڈرتے ہوئے لب کشائی کی۔ ہاں ہاں پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ بوڑھا ذرا سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ اس مکان میں عرصہ دراز سے کوئی بھی شخص رہائش پذیر نہیں ہے، پھر اس مکان میں اس قدر صفائی ستھرائی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ دیواروں کا پلاسٹر ذرا سا بھی کہیں سے اکھڑا ہوا نہیں ہے، دروازوں کا رنگ صحیح سلامت ہے، آئل پینٹ اس طرح چمک رہا ہے جیسے آج ہی کیا گیا ہو، زمین کا فرش کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ ندیم نے دل کی بات کہتے ہوئے وضاحت چاہی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل تم سے کچھ دن پہلے ایک فیملی نے یہ مکان پسند کیا تھا، انہوں نے ہی اس کی مرمت وغیرہ کا کام کروایا ہے۔ ان کے کسی عزیز کا گاؤں میں انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رہائش اختیار کرنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے ہیں، اس لیے مکان تمہیں اچھی حالت میں مل گیا ہے، بوڑھے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ندیم جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مرمت کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مکان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے چند دن پہلے ہی تعمیر کیا ہو، جبکہ باہر سے وہ صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ندیم خدا حافظ کہہ کر چلتا بنا، اسے تو عام کھانے تھے، گٹلیاں تھوڑی گننا تھی۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کیسی قسمت تھی جو اسے سہاگ رات اجنبی مکان اور انتہائی نئے ماحول میں گزارنا تھی۔ بہرحال رخصت ہوتے ہوئے اس نے خالہ اماں سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ندیم نے بھی معافی تلافی چاہی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں تن کے کپڑوں میں خالہ اماں کے گھر سے رخصت ہو کر اپنی بد نصیبی کے ساتھ کرائے کے نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ سمر کو اس پراسرار مکان کے ماحول سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی عمر بہت کم تھی، وہ چھوٹے دل کی مالک تھی۔ بہرحال وہ عورت ذات تھی جسے دنیا صنف نازک کے نام سے پکارتی ہے۔ اس مکان میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ یہ بھی عجیب بات دیکھنے میں آئی تھی کہ ہر درخت پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن پیپل کے اس درخت پر چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک دو مردہ پرندوں کے جسم واش روم کی چھت پر ضرور پائے گئے تھے۔ سمر کو یہ ماحول بڑا خوفناک لگا تھا۔ سورج کا سر شام کے قدموں پر جھک گیا تھا، سائے رفتہ رفتہ پھیل رہے تھے۔ دن کی روشنی کو سیاہ رات نے اپنی کالی چادر اڑانا شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی ان کے جوان جذبوں نے انگڑائی لینا شروع کر دی۔ اس تاریکی میں ان کی امیدوں کی شمع جلنے لگی۔ جذبات کی برانگیختگی سے رات میں بھی دن کا سما لگنے لگا۔ سمر نے عروسی لباس کا لمبا چوڑا دوپٹہ چادر بنا کر زمین کی سیج پر بچھا دیا تھا۔ ندیم کے جسم کا لمس پا کر اس کا خوف و ہراس کچھ کم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتے، ندیم کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ندیم نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دیں، نہ جانے اس وقت کس کا فون ہے۔ سمر نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے ہوئے التجا کی۔ سمر، ہو سکتا ہے کہ فون اسپتال سے آیا ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، مجھے بات تو کر لینے دو۔ فون کہیں سے بھی ہو، آپ رہنے دیں۔ سمر نے فون کو مزید دور سرکاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، مجھے دیکھ تو لینے دو تاکہ پتہ تو چلے کہ فون پر کون بات کرنا چاہتا ہے۔ سمر کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اس نے ہاتھ چھڑا کر موبائل آن کیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ندیم بول رہا ہوں۔ ندیم نے موقع کی نزاکت کی مناسبت سے بات کی۔ سر پلیز، آپ کو ایم ایس صاحب نے فوراً بلوایا ہے۔ ہمارے اسپتال کے سامنے والے روڈ پر بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ جلد از جلد آ جائیں۔ ندیم نے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ سمر، مجھے اسپتال جانا ہوگا ورنہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ندیم، میرا کیا بنے گا؟ اس اندھیری رات میں اور اس پراسرار ماحول میں تو خوف و دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ سمر نے ندیم کے چوڑے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ سمر، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی وارڈ میں ٹھہرا دوں گا۔ یہ بات ندیم نے بغیر سوچے سمجھے کہی تھی۔ نہیں، میں اس دلہن کے لباس میں کہیں نہیں جاؤں گی،
مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے، سمر نے ندیم سے لپٹتے ہوئے کہا۔ سمر، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور انسانی جانیں بچانا میرا فرض ہے۔ تم ڈرو مت، میں جلد فراغت پاتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ذرا سی دیر سے جانا بھی بھاری جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تم اندر سے کنڈی لگا لو، ندیم نے اس کی مہتاب سی جبیں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سمر نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سمر پلیز، انسانی زندگی بہت قیمتی شے ہے، اور پھر میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ میرا پیشہ ایسا ہی ہے، میں تمہیں اپنے پیشے پر ترجیح نہیں دوں گا۔ ندیم کی ان دلائل نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کنڈی لگا کر زمین پر آ بیٹھی۔ وہ کافی دیر تک نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ندیم کی نوکری بھی تو نئی نئی اور ڈیلی ویجز کی ہے، اگر نہ جاتے تو کہیں نوکری سے نکال نہ دیے جاتے۔ تب اس کے دل کو ڈھارس ملی، کیونکہ اب تو انہیں مکان کو گھر بنانے اور اسے بسانے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، اور اتنی بڑی رقم صرف اور صرف محنت سے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر بیت رہا تھا۔ سمر کی آنکھ نہ جانے کس طرح لگ گئی تھی۔ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ صحن میں دھم سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا اندھیرا، تنہائی کا خوف اور اس پراسرار ماحول میں دھم کی آواز نے اس کی نیند اچاٹ کر دی تھی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ شاید صحن میں بلی کودی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ بیرونی دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی شخص دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو، کیونکہ چور ہی سب سے پہلے اپنے بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، لہٰذا چور نے بھاگنے کے لیے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی ہو۔ چور کا ذہن میں خیال آتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ خوف تو نہیں تھا کہ چور مال چوری کرے گا، کیونکہ مال تو تھا نہیں۔ ہاں، اسے اپنی جان اور عزت کا ڈر تھا، کیونکہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑھ کر عزت ہی پیاری ہوتی ہے۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر وہ یہ سوچ کر چپ رہی کہ محلے میں تو کوئی اسے جانتا ہی نہیں ہے، اور پھر اتنی رات گئے اس پراسرار مکان میں اسے بچانے کون آئے گا۔ صحن میں اسے دبے قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں چل کر واش روم تک گیا تھا۔ اب تو خوف سے اس کی گھگی بن گئی تھی۔ اس نے ہمت کو یکجا کیا اور پھر یہ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ یوں تو خوف سے دم ہی نکل جائے گا، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مشکلات سے لڑا جائے۔ اس کے قدم وزنی ہو گئے۔ وہ جیسے تیسے صحن کی طرف بڑھی۔ 2 قدم چلی تھی کہ اسے واش روم میں پانی گرنے کی آواز سنائی دی، تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ وہیں زمین پر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر زاروں قطار رونے لگی۔ کسی کے قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک سایہ درخت کے نیچے سے گزرتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب تو اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں دم آ چکا تھا۔ کلیجہ تھا کہ جو بار بار منہ کو آ رہا تھا۔ ایک وزنی ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کسی نے سرگوشی کی۔ سمر، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنا نام سن کر اسے حوصلہ ملا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سوال کرنے والے کو اس نے پاؤں سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ آواز بھی جانی پہچانی تھی۔ چہرے پر نظر پڑی تو اسے اندھیرے میں بھی پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ ندیم اس کا بازو پکڑ کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ندیم، اس نے روتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کیا بات ہے سمر، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو اور یہاں صحن میں کیوں بیٹھی ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ ندیم نے اسے باہوں کے سہارے سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم تھے؟ میری تو خوف سے جان ہی نکل گئی تھی۔ سمر نے اپنا نازک وجود اس کی مضبوط باہوں کی پناہ میں دیتے ہوئے شکوہ کیا۔ ہاں، میں نے کئی بار دستک دی تھی، تم گہری نیند سو رہی ہوگی۔ دستک کی آواز پر بیدار نہ ہوئی تو میں دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ میں نے سوچا کہ واش روم کی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہیں جگاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہی تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم نے خود پر اس درجہ ڈر سوار کر لیا۔ ندیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے کٹوروں میں اس کا چاند چہرہ بھرتے ہوئے وضاحت کی۔ تم دیوار پھاند کر آئے ہو تو بیرونی دروازے کی کنڈی کس نے کھولی؟ سمر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے دیکھنے کے لیے کنڈی کھولی تھی کہ گلی میں کسی نے مجھے دیوار پھاندتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ ندیم کا یہ جواب بھی تسلی بخش تھا، لیکن کنڈی کھلی کیوں چھوڑ دی؟ اس بار ندیم سے جواب نہ بنا تو وہ جھنجھلا گیا۔ چھوڑو سمر ان باتوں کو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ڈرپوک ہو۔ وہ سمر کو چھوڑ کر فرش پر آ بیٹھا تھا۔ اچھا ندیم، اسپتال کے متعلق بتاؤ، کیا حادثے میں جانی نقصان ہوا؟ آپ کی خدمات کچھ کام آئیں؟ سمر نے اسے منانے کی کوشش میں موضوع بدلا تھا۔
समर, आज हमारी सुहाग रात है, तुम क्या क्या बातें ले बैठी हो। तकदीर ने पहले ही हमारा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है और ये रात का आखिरी पहर भी तुम फजूल बातों में बर्बाद कर देना चाहती हो। नदीम का अफसुर्दा लहजा सुनकर वो खामोश हो गई। नज़रों के साथ साथ उसने अपना सर भी झुका लिया था। उसने उसकी तरफ नज़र की तो वाकई वो उसे दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे समर पर बेहद प्यार आया था। उसने दाएं हाथ की 4 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर तो प्यार का एक बलाखेज तूफान था जो उमड़ आया था और दोनों को अपने साथ जज्बात की तेज रो मौजों में दूर तक बहा ले गया था। याद न रहा कि वो जिंदगी का मजा लूटकर नींद के आगोश में कब गिरे थे। इस बार दरवाजे पर दस्तक इस जोर से दी गई थी कि दरवाजा ना खोला जाता तो तोड़ दिया जाता। इस जोरदार आवाज से समर की आंख खुली तो वह नदीम को टटोलने लगी, मगर उसने कमरे में खुद को तन्हा पाया। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। वो सोच रही थी, अगर नदीम उसे इस बेहिजाबी में सोता अकेला छोड़कर बाहर गया था तो अंदर से कुंडी किसने लगाई थी। अगर नदीम घर में मौजूद है तो बाहर दरवाजे पर कौन है। उस दस्तक देने वाले ने समर का नाम भी पुकारा था। आवाज तो नदीम ही की थी, लेकिन मामला उसकी समझ से बाहर था। एक बार फिर दहशत ने उसे आ लिया था। उसने पुरखुमार आंखों से दरवाज़ा खोलकर देखा तो नदीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे। आप फिर दीवार फांद कर बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं, यूं बेखबर सोता छोड़कर, समर ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है जिसमें कोई बार बार दीवार फांद कर अंदर आ रहा होगा, नदीम ने उसके फूल जैसे गुलाबी गाल पर चुटकी लेते हुए कहा। नदीम अंदर कमरे में आकर डॉक्टरों वाला सफ़ेद ओवरकोट उतार रहा था और समर पर यह ख्वाब वाला जुमला क़यामत बन के टूट पड़ा था। उसने अंगड़ाई ली तो उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। दर्द की मीठी मीठी टीसें उसे अभी तक लुत्फ़ो सरूर से सरशारो हमकिनार कर रही थी। वो एक खिलता हुआ फूल बन चुकी थी। करीब ही पड़े हुए शीशे के टुकड़े में उसने अपना चेहरा बगौर देखा तो बालों का बिखर कर उलझ जाना, मेकअप का फीका पड़ जाना, चूड़ियों के टुकड़े होना, ये सब क्या था। अगर बकौल नदीम मैंने डरावना ख्वाब देखा है तो क्या ख्वाब के असरात सबूत के तौर पर सामने मौजूद होते हैं? हरगिज़ नहीं। तो फिर ये सब क्या था? वो नदीम था तो ये कौन है, और ये नदीम है तो वो कौन था? इन सोचों का बोझ उसके हल्के जहन से बर्दाश्त ना हो सका। वो चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। नदीम ने बमुश्किल उसे ज़मीन से बाहों में उठाया था। उसका नीम मुर्दा जिस्म लचकदार शाख की तरह डोल रहा था। नदीम ने उसे आहिस्दगी से फर्श पर लिटाया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे भी मारे मगर होश न आ सका। अब तो नदीम भी घबरा गया था। उसने समर को मसनूई सांस देने की कोशिश भी की मगर बेसूद रहा। तब उसे ना चाहते हुए भी समर को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडी डॉक्टर के चेकअप करने से पहले ही नदीम ने उसे बता दिया था कि हमारी सुहागरात थी। वैसे भी दुल्हन के लाल जोड़े में सभी पहचान गए थे। मुश्किल से होश आने के बाद लेडी डॉक्टर ने इस शर्त पर डिस्चार्ज किया था कि वो समर को 1 हफ्ते तक आराम करने देंगे। अजी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, समर ने नदीम से नजरें चुराते हुए कहा। समर मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं जब से घर लौटा हूं तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। नदीम ने उसका बाजू थामते हुए पूछा। तुम मुझे पागल कहो या कुछ और, बस मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया, समर ने औरतों वाली जिद करते हुए कहा। समर उसे कैसे समझाती कि उसके साथ नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आ चुका है। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, ये कभी उसके वहमो गुमान में भी ना था कि कोई गैर मरई शे उसके शोहर के रूप में उसके जिस्म और नफ्स की मालिक बन सकती है। समर, क्या यहाँ अस्पताल से बाहर खड़े रहकर सारी बातें करनी है? चलो घर चलकर फैसला करते हैं। मालिक मकान को चाबी देकर अपना एडवांस वापस ले लेते हैं, फिर मजीद कुछ सोचेंगे। नदीम ने रिक्शे वाले को रुकने का इशारा करते हुए कहा। वो खामोश होकर नदीम के साथ रिक्शे में सवार हो चुकी थी। रिक्शा ऐन पीपल वाले मकान के दरवाजे पर आ रुका था। नदीम, क्या तुम घर को ताला लगाकर नहीं गए थे? समर ने एक बार फिर उस मकान के मावराई माहौल और पुरस्रारियत के मुतालिक इशारे से समझाने की कोशिश करते हुए सवाल किया। ताला तो लगा कर गया था, चाबी भी मेरे पास है, नदीम ने चौंकते हुए कहा। मगर अगले ही लम्हे उसे ख्याल आया कि अगर समर का वहम यकीन में बदल गया तो उसके आसाब व जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा उसने बहाना बनाया। समर, तुम बेहोश हो गई थी, हो सकता है मैं जल्दबाजी या घबराहट में ताला लगाना भूल गया हूं, नदीम ने रिक्शे का किराया अदा करते हुए कहा। रिक्शे वाला जा चुका था। समर उस मकान के साए से हटकर खड़ी हुई थी। नदीम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की
तो उसे महसूस हुआ कि जैसे अंदर से कुंडी लगा दी गई है। लिहाजा उसने ज़ोर से दस्तक दी, क्योंकि अब तो उसे भी शक हो गया था कि मकान में कोई माफूकुल फितर ताकत मौजूद है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए उनका साए की तरह पीछा कर रही है। पहले दिन की तरह पहले ही दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया गया था। नदीम को यह देखकर मजीद हैरत हुई कि इस बार दरवाज़ा खोलने वाला वो बूढ़ा नहीं था, बल्कि समर से भी हसीन व जमील कोई दोशीज़ा थी। उस लड़की ने बहुत दिलफरेब मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया। आप नदीम हैं ना, हमारे नए किराएदार? लड़की ने नदीम का सख्ता तोड़ते हुए पूछा। निस्वानी आवाज़ सुनकर समर भी उसके करीब चली आई थी। समर को देखकर उस तीखे नकूश वाली हसीना ने एक अदा से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। जी हाँ, मैं नदीम हूँ, लेकिन आप कौन हैं? समर ने खौफ के मारे उसे हाथ न मिलाया था। मैं मस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम रशना है। बाबा ने मुझे आप लोगों के लिए नाश्ता देकर भेजा है। रशना ने उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए बताया। उस लड़की यानी रशना की बातों से उनकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ था। मालिक मकान का नाम मस्कर है और वो शादीशुदा और अहलो अयाल वाला है। रशना और मस्कर के नाम से ये भी जाहिर हो गया था कि वो हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप नई नवेली दुल्हन को कहाँ ले गए थे इस सुर्ख लिबास में सुबह सवेरे ही? मैं काफ़ी देर से घर में मौजूद हूँ। क्या आप घर से बाहर जाते हैं तो ताला भी लगा कर नहीं जाते? एक सांस में इतने सवाल सुनकर वो दोनों उसका मुंह देखते रह गए। रशना, हमें इस मकान में नहीं रहना। हम तुम्हारे बाबा को मकान की चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने खतरे के बाद दूसरे खूबसूरत फितने से बचने के लिए दो टोक बात की। ठीक है, वो सामने ग्राउंड के उस पार वो सफ़ेद रंग वाला हमारा मकान है। आप बाबा को चाबी दे आएं और अपना एडवांस वापस ले आएं, जब तक मैं तुम्हारी दुल्हन का दिल बहलाती हूँ। रशना ने अपनी बात से दोनों के दिलों को दिलासा देते हुए नदीम से कहा। समर, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? नदीम ने उठते हुए पूछा। नहीं जी, आपके आने तक रशना मेरे पास है, और फिर दूसरा मकान किराए पर लेने के लिए भी एडवांस की रकम की ज़रूरत पेश आएगी। आप जल्द वापस आ जाना। नदीम रशना को समर के पास छोड़कर मुस्कर बाबा के घर की जानिब चल पड़ा। आप मकान खाली करना क्यों चाहते हैं? रशना ने उसके हिनाई हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मुझे इस मकान में पीपल के दरख्त से बहुत डर लगता है। दादी अम्मा ने बहुत सी कहानियां सुनाई थी जिनसे ये साबित होता है कि ऐसे दरख्तों पर जिनों का बसेरा होता है। जिन किसी को कुछ नहीं कहते अगर उनको सताया ना जाए या उनके खिलाफ फितरत कोई बात ना की जाए। लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं था। फिर तुम्हें भी किसी ने नहीं सताया होगा? हाँ, प्यार ज़रूर किया होगा। रशना ने उसके सिया लंबे बालों से खेलते हुए कहा। यह कैसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत ही लुट जाए और दहशत से जान ही चली जाए? जान प्यार ही में तो जाती है। रशना ने उसके हर सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने सच्चे प्यार के वाक़यात नहीं सुने? रशना ने उसका दुपट्टा एक तरफ रखते हुए कहा। जिनों से प्यार? हाय अल्लाह, उनकी तो सूरतें देखकर ही जान निकल जाती है। समर ने कराहियत से मुंह बनाते हुए कहा। अगर जिन खुशशक्ल होकर आए तो? रशना ने अपना मुंह उसके कान के करीब लाकर कहा तो गरम गरम सांसें उसकी कान की लोगों से टकराने लगी। इन सांसों का लम्स वही तो था जो वो कल रात को अपने जिस्म में जज्ब कर चुकी थी। इस ख्याल के साथ ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। समर ने यकदम पलटकर देखा तो रशना की हैयत बदल रही थी। वो औरत से मर्द बन रही थी। उसकी निस्वानी आवाज़ मर्दाना आवाज़ में तब्दील होने लगी थी। तो वो यूं मुखातिब होने लगा। समर, में रशना नहीं, मैं तुम्हारा वही आशिक हूँ जो नदीम के रूप में तुम्हारे नफ्स और जिस्म पर इख्तियार हासिल कर चुका है। हम कोई भी रूप धार सकते हैं। समर, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। तुम अगर मुझे शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल से तमाम हसरतें निकाल सकता हूँ। तुम्हें आजकल दौलत की ज़रूरत है ना? मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। तुम्हें नोटों में तोल सकता हूँ। हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। तुम्हें लज्जत और सुरूर के खुमार से हर वक्त सरशार रख सकता हूँ, सिर्फ इस शर्त पर कि अगर तुम मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लो। तुम्हें जिनों की शक्लों से नफरत है ना? मैं हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हारे महबूब नदीम की सूरत में ही आया करूँगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? अगर तुम हाँ कह दो तो इस खुशी में यह घर भी तुम्हें बख्श दूंगा। एक मुसलमान के पास जिन और बदरूहों से बचने का वाहिद हल कलाम इलाही के सिवा क्या हो सकता है? जब तक उसके आशिक जिन ने अपना मौक़िफ़ बयान किया तब तक समर आयतल कुर्सी का विर्द करती रही थी। जैसे ही उसने अपनी बात का जवाब लेने के लिए खामोशी इख्तियार की, वैसे ही समर ने 10वीं बार आयतल कुर्सी का विर्द करके खुद पर फूंक लिया था और अपने गिर्द हिसार कायम कर चुकी थी। फूंक के साथ ही वो बेबस व लाचार होकर पीपल के दरख्त पर जा बैठा था।
समर ने दहशत से उसकी शक्ल देखना गवारा न की थी। वो गजबनाक आवाज में गरजने लगा, तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम दौलत, मेरी मोहब्बत, जायदाद, नदीम और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगी। नादान लड़की, अगर तुमने मुझसे फरार की राह इख्तियार की तो मेरा लहू जो अब तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वो तुम्हारे तलवों से बहने लगेगा। तुमने अगर इस घर से बाहर कदम निकाले तो खून के नक्श सब्त होते जाएंगे। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अगर फिर भी लौटकर मेरे पास न आई तो तुम्हारे यही खूनी पांव तुम्हारी जान ले लेंगे। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई हकीम, आलिम, फाजिल शख्स भी इसका इलाज नहीं कर सकता। मैं इस घर में आने वाली हर कंवारी लड़की पर यूं ही आशिक होता हूँ। वो मेरी बात नहीं मानती तो यही खूनी पांव उसे कब्र में उतार देते हैं। उसने नदीम की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर घर से बाहर निकली थी, मगर फर्श और गली की सड़क पर उसके खूनी पांव के नकुश बनते जा रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर चल रही है। नदीम डॉक्टर होते हुए भी उसका मर्ज न पकड़ सका था। बिलाखिर अस्पताल जाते जाते समर के पांव से इस कदर खून बह चुका था कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मगर हैरत की बात यह थी कि डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके पांव में जख्म नजर न आ सके थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।